Namaste. Welcome to Wisal Career Guide. Today we have Satyat Tiwari, who's had an experience of 15 years in one particular segment as a salesperson. He's worked his entire career in sales of telecom services. And for the last 2 years, he's taken the plunge to become an entrepreneur and has started his own business. So let's hear from him what his journey has been like and what all has he, seen and experienced in his career. Hi Satyat, welcome to Wise Out Career Guide. My pleasure. Thank you. So Satyat, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? हाउ डिड यू रीच अपना पहला जॉब? To be very honest, not very good at education. It was Okay. just a time pass. और मैंने MBA किया है IIPM न्यू दिल्ली से. And from Okay. there only I got my campus selection in ICICI Prudential Life Insurance, which happens to be our first company. Okay. So I started my career with life insurance sales. Oh, Yeah, okay. which is considered to be the toughest sales. So that was my training at that time. हम्म। तो So मतलब लाइफ इंश्योरेंस वाले तो ऐसे होते हैं जिनसे लोग पहले ही भागना शुरू करते हैं। बिल्कुल. तो और उसी में अगर आपकी ट्रेनिंग हो तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता सेल्स में. बिल्कुल। हम्म. तो वो जब पहला ऑफर आपका मिला आपको, तो वो ऑफर लेटर के साथ जो है दिमाग में क्या एक वो था कि अब तो बस जॉब शुरू हो गई, अब तो ये करेंगे वो करेंगे, उसके कंपैरिजन में जब ज्वाइन किया तो वो पहले एक हफ्ते का एक महीने का रियलिटी में कितना फर्क था जो सोचा था कि होगा और जो एक्चुअली सामने आया? रियलिटी में बहुत फर्क था बिकॉज जब मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ MBA करने के बाद सबके ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं. यू नो दैट वेरी वेल. तो मैंने भी ऐसे ही कुछ सोचा था कि बहुत अच्छी जॉब होगी, बहुत अच्छे ऑफिसेज होंगे, जायंट ऑफिसेज होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलना मिलना होगा. लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी. जब पहली मीटिंग मेरी हुई मेरे बॉस के साथ इन द केबिन, तो इट वाज विद फुल ऑफ ऑल दी स्लैंग्स व्हिच ही कुड यूज टू ट्रेन अस एक्चुअली. तो सेल्स ओके। का वो पहला दिन मैंने देखा जहाँ पे हमको बोला गया था कि आज आपको किसी भी तरह से अपने किसी जानने वाले से एक पॉलिसी लेके आनी है. ओके। तो दिस एक्चुअली हैपेंस इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री. पहले वो आपको अपने ही रेफरेंसेस, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के पास भेजते हैं टू मेक इट इजियर फॉर यू. तो पहले दिन मैंने जितने भी लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उनको जैसे ही मैंने बताया मैं ICICI प्रूडेंशियल में हूँ, तो लोगों ने मेरे फोन कॉल डिस्कनेक्ट करने शुरू कर दिए. तो तो दिस इज उस व्हाट दिन हैपेंड फर्स्ट असली डे. असली फ्रेंड्स और फैमिली का पता चला? हाँ, एक्चुअली. लेकिन समहाउ आई कुड क्रैक द फर्स्ट डे डील. तो मैं एक पॉलिसी लेके आया उनको. बहुत छोटी पॉलिसी थी. अपने ही एक फ्रेंड को कन्विंस कर पाया था. वो उस समय मंथली मोड चला करते थे, तो मंथली मोड पे एक पॉलिसी लेके आया था. तो मुझे उस दिन पहली दिन पता चला कि इंश्योरेंस बिजनेस में मंथली मोड इज एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड सेल्स, बिकॉज रेवेन्यू साइज देखते हैं वो. अगर आप प्रीमियम लेके आ रहे हैं एक साल का एक साथ, तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है. अच्छा। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. इंश्योरेंस सेल से सीखा मैंने. ICICI प्रूडेंशियल में अराउंड 1.5 years जॉब किया. उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली टेलीकॉम में. टेलीकॉम में आई एंटर्ड इन हच. एट दैट टाइम हच वाज देयर. इट वाज द इनिशियल डेज ऑफ टेलीकॉम. हच में मैं गया. मेरी पहली पोस्टिंग थी गोरखपुर. तो 1-1.5 साल गोरखपुर किया. तो मुझे बड़ा ऑड लगने लगा, यार MBA किया है और मैं गोरखपुर में पढ़ा हूँ, ये है वो है, सच है छोटे स्मॉल से शहर लोकेशन. में, हाँ, छोटी सी जगह राइट. में। तो मैं फिर से बड़ा सा वो हो गया कि नहीं, मुझे अब यहाँ से कैसे भी निकलना है. हम्म। तो वहां से निकलने के लिए मैंने फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे सिटी बैंक से मिली. तो मैं सिटी बैंक चला गया. बैंकिंग में सोचा था कि बैंकिंग इज बेटर देन टेलीकॉम एट दैट टाइम. ओके। तो अब इसका मुझे हार्ड लक बोल लीजिए. मैं 2008 में सिटी में था. सिटी कोलैप्स इन 2008. तो सब ले ऑफ शुरू हो गए. तो मैंने 2008 से ही ले ऑफ देखने शुरू कर दिए थे. इसका रेफरेंस मैं आपको बाद में दूंगा, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. तो 2008 से फिर
मैं जब सिटी कोलैप्स हुआ तो फिर अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद आइडिया सेलुलर लिमिटेड इन महाराष्ट्र, अच्छा, फ्रॉम यूपी टू उत्तरांचल सिटी बैंक एंड देन उत्तरांचल टू डायरेक्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। या तो महाराष्ट्र में आई बड़े शहर मिले या वहां पे भी छोटा शहर? छोटा शहर ही मिला। आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल लोकेशन कॉल्ड एज अमरावती, क्योंकि उस समय मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। आई हैड टू टेक दैट हाँ। व्हाटएवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो अमरावती से स्टार्ट किया। अमरावती से मैंने पोस्टपेड बिजनेस शुरू किया। पोस्टपेड से फिर मैं धीरे धीरे प्रमोट हुआ, हम्म, लोकेशंस चेंज हुई। उसके बाद प्रमोशन के बाद मुझे ये लगने लगा कि पोस्टपेड बिजनेस इन एनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इज 5% ऑफ द बिजनेस। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर अनसर्टेनिटी हुई। तो मैंने प्रीपेड में मूव करने की बहुत कोशिश करी, अपने बॉसेस को कन्विंस करने की कोशिश करी। हम्म, बट समहाउ होता है ना कि जब आप किसी फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा कर रहे होते हैं, तो हम्म, आपके बॉसेस भी आपको हेल्प नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें लॉस होगा। हाँ। तो किसी ने हेल्प नहीं करी, तो मुझे फिर डिसाइड करना पड़ा टू टेक अनदर मूव, टू क्विट the organization and join some other organization. Then I joined Tata. I got an opportunity in prepaid Tata. हम्म, तो उसके बाद 2013 में मैंने ज्वाइन किया टाटा। और टाटा से मेरी कहानी शुरू हुई लेऑफ्स की। टेलीकॉम, एंटायर टेलीकॉम स्टार्टेड कोलैप्सिंग लाइक एनीथिंग। तो टाटा तो में पहले टाटा आपने कौन से ईयर में ज्वाइन किया? 2013 2013, हाँ। 2013 में टाटा ज्वाइन किया। टाटा में जिस वर्टिकल को मैंने ज्वाइन किया था वो वर्टिकल बंद कर दिया गया टाटा में। तो अगेन ओके। इट वाज सिचुएशन केम जहाँ पे मुझे क्विट करना पड़ा, और फिर आई ज्वाइन एमटीएस। एमटीएस ज्वाइन किया तो एमटीएस का भी वही हाल। एमटीएस स्टार्ट में मतलब दे आल्सो collapsed एंड दे शट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। हम्म, फिर उसके बाद एमटीएस से मैं निकल के रिलायंस कम्युनिकेशन में ज्वाइन किया। आई वेंट बैक टू महाराष्ट्र बिकॉज टाटा आई वेंट टू गुजरात। तो ओके। उसके तो बाद सत्या, जस्ट टू इंटरप्ट, जो आप, माय अंडरस्टैंडिंग इज यू फ्रॉम यूपी, लखनऊ यस, स्पेसिफिकली। तो राइट। महाराष्ट्र में लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, महाराष्ट्र में ऐसे कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं। दे स्पीक हिंदी एज वेल। तो ओके। मतलब कई बार होता है कि आपको मराठी थोड़ी समझनी पड़ती है। जरूरी नहीं है आप बोलना सीखें उसको, लेकिन समझना जरूरी है। ओके। बिकॉज दो लोग क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं आपको अगर नहीं पता होगा तो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। ओके। तो हमने थोड़ा समझना शुरू कर दिया था 6 मंथ्स में ही, 6 महीने, 1 साल में। उसके हाँ। बाद धीरे, बोलने में अभी भी मुझे इशू है, बोल नहीं पाता हूँ ज्यादा, लेकिन समझ लेता हूँ पूरी मराठी। ओके। हम्म। सो रिलायंस से फिर कहाँ अगला? कौन सी रिलायंस आपने अगली कंपनी को जो है? रिलायंस 2016 में उन्होंने भी सोचा रिलायंस बंद करने के लिए। रिलायंस कम्युनिकेशन इट वाज। हम्म, और जब हमको रात उस समय में क्लस्टर हेड था नासिक का, रात में ही हम्म, हमारे नेशनल हेड का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और उन्होंने बताया कि विल बी शटिंग आवर ऑपरेशंस इन नवंबर मंथ। सो यू गाइस आर फ्री टू लुक फॉर योर जॉब्स। यू हैव सफिशिएंट टाइम। 3 महीने दिए थे हम लोगों को। तो हम लोगों ओके। ने फिर मतलब फिर से जॉब शुरू किया, हंटिंग। हम्म, अब इसमें आयरनी ये हुई थी कि मैं उस समय क्लस्टर हेड था। अब एकदम से जॉबलेस होना, जॉब ढूंढना ऐसे टाइम पे जब टेलीकॉम पूरा कोलैप्स हो रहा है, तो हम्म, इट अगेन बिकेम अ प्रॉब्लम। तो उस समय फिर मुझे किसी ने रेफरेंस दिया, व्हाई यू डोंट कम बैक टू आइडिया। तो हम्म, मैंने आइडिया में फिर ट्राई किया, लेकिन आइडिया में मेरे क्रेडेंशियल्स अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे रिहायर करने के लिए अप्रूव किया। लेकिन एट द कॉस्ट यू हैव टू कम डाउन एट वन पोजीशन बिलो। तो क्लस्टर हेड से मैं वापस एरिया सेल्स मैनेजर बन के वापस गया, आइडिया में ज्वाइन किया। अब इस पूरे ड्यूरेशन में मेरा माइंडसेट क्लियर था एकदम कि अब नो मोर जॉब चेंजेस, और आइडिया में ही रहेंगे और इसी में ग्रो करेंगे। देन केम द एशियाज बिगेस्ट मर्जर विच वाज वोडाफोन आइडिया। अगेन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी केम, और ले ऑफ्स। इतनी ह्यूज दो कंपनियों का जब मर्जर होता है तो ले ऑफ भी उसी हिसाब से होते हैं। जी। देयर वर लिस्ट कमिंग। एक लिस्ट आ रही है, दो लिस्ट आ रही है, तीन लिस्ट आ रही है। तो इन सब
ट्रॉमेटिक कंडीशंस में ना मेरे बैक ऑफ की माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि नाउ इट इज एनफ, अब मैं जो है खुद का कुछ करूंगा। तो ऑल्दो मैं लास्ट लिस्ट तक सेव हो गया था, मुझे मतलब मैं ले ऑफ में नहीं आया मेरा नाम, लेकिन उस समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई सारेगामा कारवा से। ओके। वो अपॉर्चुनिटी में मैंने जो एडवांटेज देखा वो सिर्फ इतना था कि मुझे वापस से यूपी आने का मौका मिल रहा था, और अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना था तो मुझे अपने होम टाउन में ही करना था। तो मैंने बिना सोचे समझे, बिना किसी कंपनी फीडबैक के मैंने वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल दिया। ओके। और उसके बाद मेरे बॉसेस जो वोडाफोन आइडिया में थे उन्होंने बहुत समझाया भी कि अब तो तुम सारे ले ऑफ से बच गए हो, इट इज बेटर टू स्टे, बिकॉज अब तो 3 ही कंपनियां बची हैं टेलीकॉम में, इट विल बी मोर लाइक अ सरकारी जॉब, ये वो। बट मेरे दिमाग में था कि नहीं, अब मैं बिजनेस ही करूंगा, बिकॉज मैं एक्चुअली में ये कंडीशन से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं फिर एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, और सैलरी आपका कंपोनेंट वही घूम रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर मैं सारेगामा कारवां में वापस आया यूपी में। दे गेव मी कानपुर पोजीशन। ओके। कानपुर से मेरा नेक्स्ट टारगेट था क्योंकि लखनऊ मेरा होम टाउन में आना, तो मैंने लखनऊ के लिए फिर पूरा कोशिश किया। मुझे फॉर्चुनेटली 6 मंथ में ही लखनऊ उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अरे। Then began the story of registering my firm, everything I did in that duration. और उसके बाद वन फाइन डे मैंने उनको बोला कि आई विल बी नॉट कंटिन्यूइंग एनी मोर, और उनको मैंने मना किया। दैट वाज दिसंबर 2020। Wow. Perfect timing to start your business. राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी होती है जो मैं देखता हूँ बहुत से लोग गलतियां करते हैं, बिकॉज लोग एक्चुअली में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि सूनर और लेटर, मतलब कितनी जल्दी वो मतलब बहुत सारा पैसा अर्न कर लें। पर मैंने उस सोच में कभी नहीं अपने आप को डाला, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आई विल टेक टाइम बट आई विल हैव द कॉन्क्रीट बेस। Okay. तो मेरे दिमाग में ये था कि बिजनेस करना है तो क्या करूं। फॉर्म रजिस्टर करा चुका था, सब कुछ करा चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, बस बिजनेस क्या था ये करना था, वो चूज करना था। Okay. तो फिर वहां से मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, लोग क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करना शुरू किया। एक टाइम आया था मैं फिश फार्मिंग के लिए बहुत कन्विंस हो गया था कि मैं फिश फार्मिंग करूंगा, बिकॉज मेरे एक एक्स बॉस वो चीज कर रहे थे एंड ही Okay. वाज डूइंग इट वेरी वेल। फिर कहीं ना कहीं मैंने एक थॉट ये आया कि सत्यार, जो 15 साल तुमने काम किया है, व्हाई नॉट टू स्टार्ट योर बिजनेस विद दैट ओनली, बिकॉज कहीं ना कहीं रिस्क मिनिमाइज करना था मुझे, कि ऐसा ना हो कि 100% लॉस बिजनेस मैं चूज कर लूं। और हाँ. फिश फार्मिंग एक वैसा ही बिजनेस था कि अगर लॉस होता तो 100% होता। Okay. तो मैंने फिर डिसाइड किया कि आई विल बी गोइंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने फिर अपना एक एम्बिशन सेट किया कि मैं एक लखनऊ का रिनाउंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बनना चाहूंगा इन द कोर्स ऑफ 5 इयर्स। तो Okay. फिर मैंने प्रोडक्ट चूज किए, प्रोडक्ट में भी मैंने अपने ही सेगमेंट को, जिसको मैं कर चुका हूँ कहीं ना कहीं, उसी प्रोडक्ट सेगमेंट को चूज किया, विच वाज मोबिलिटी। Okay. तो So by मुझे mobility, आपका मतलब है your handsets and all the हैंडसेट्स, मोबाइल एक्सेसरीज, accessories. एवरीथिंग। Okay. तो एक साल में मतलब इट वाज आल्सो अ वेरी गुड जर्नी। एक साल में मैंने काम शुरू किया था कुछ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, और कहीं ना कहीं इसको लक फैक्टर भी आप बोल सकते हैं कि मुझे जो कंपनी पहली मिली वो बड़ी सपोर्टिव कंपनी मिली। तो Okay. उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने उनको सपोर्ट किया। मैंने उनको इस टर्म्स में सपोर्ट किया कि मैंने पूरे यूपी ईस्ट में उनको, उनके ब्रांड नेम को फ्लरिश किया। जिस ब्रांड को कोई जानता नहीं था, उस ब्रांड को मैंने 2 साल में इनके लिए बहुत काम किया। बैक टू बैक सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप किया इनका। हर आज की डेट में यूपी ईस्ट में हर मेजर सिटी में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एंड वो सब कनेक्टेड मेरे साथ हैं। तो 6 लाख का बिजनेस शुरू करके मैंने 2 साल में इसको 50 लाख पर मंथ के बिजनेस पे पहुंचाया। Wow. That is a huge achievement. राइट। और आज की डेट में कंपनी भी मेरे को ट्रस्ट उसी लेवल पे करती है, क्योंकि मैंने बहुत बोलते हैं ना स्वेट दिया है इसको, ब्रांड को फ्लरिश करने में।
तो आपने एक वो हाँ, पार्टनरशिप बिल्ड कर ली उनके साथ। राइट, हाँ, ट्रस्ट फैक्टर बहुत मेजर बिल्डअप हो गया उनके साथ, क्योंकि आज जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी फीडबैक देता हूँ, दे कंसीडर इट, और सपोर्ट भी करते हैं, क्रेडिट भी देते हैं मेरे को। हम्म। तो एंड विच इज बेसिकली इनसिक्योर क्रेडिट, जिसके लिए उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं लिया है। ओके। तो मेरा ये मानना है कि जो भी लोग जॉब कर रहे हैं या जो भी लोग जॉबलेस हैं, वो अगर बिजनेस करना चाहें तो इट इज नॉट वेरी टफ, बिकॉज मैंने ये 2 साल में एक्सपीरियंस किया है। और धीरे धीरे अब मैं ब्रांड जोड़ रहा हूँ। मैंने एक बुश टीवी का ब्रांड जोड़ा हुआ है अपने साथ, विच इज ओके। अनदर 30-40 lakhs ऑफ बिजनेस पर मंथ। नाउ आई एम फाइंडिंग अनदर बिजनेस। अब मैं थोड़ा सा एफएमसीजी सेगमेंट में घुसना चाह रहा हूँ, तो एफएमसीजी का एक ब्रांड ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो फिर वो भी ओके। शुरू करेंगे। सो व्हाट, वो एक क्या टिप होगी, जैसा आपने पहले कहा कि पहली चीज कि रातों रात अमीर बने का सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम्म। आपको हार्डवर्क, वो टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। करेक्ट। दूसरा क्या एक वो होगा, क्योंकि आपने अपने करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पर हम्म। फिर भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहना, कि आपका जब भी, मतलब आपका जो भी मैंने सुना अभी तक, कि जब भी यू वर एट द पॉइंट कि आपका जॉब अभी जो है कंपनी बंद होने के उससे जाने वाला है, आपके एक्स बॉसेस आपके साथ थे, आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती रही आगे बढ़ने के लिए, कहीं राइट। पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो वो व्हाट इज दैट एक मोटो या एक एम, एक चीज जो आप खुद को बोलते हैं टू बी एबल टू रोज सुबह उठ के वो कंटिन्यू करना, वो 100% एफर्ट देने के लिए, वो एक चीज क्या याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो मेरे को पिछले 15-16 साल में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया है जिस चीज ने, वो ये रहा है कि मैंने अपने काम के साथ कभी धोखा नहीं किया। और इसीलिए मेरे जितने भी आज की डेट में जितनी भी कंपनीज जिसके साथ मैंने काम किया है, सबके बॉसेस आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और आज भी अगर मैं कहीं डाउन होता हूँ तो आई टेक सजेशंस फ्रॉम देम। तो मेरी परफॉर्मेंस के लिए मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इस कैंडिडेट को हायर नहीं करूंगा। देयर कुड बी सम अदर रीजंस, पैकेज ब्रैकेट्स हो सकते हैं या कुछ इस तरह के कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस हैज नेवर बीन इशू। और मेरा ये मानना है कि एक सेल्स वाला जो है ना, उसके साथ परफॉर्मेंस इशू होता भी नहीं है अगर उसकी ट्रेनिंग सही हुई है। क्योंकि ओके। हम वी ऑलवेज बिलीव इन वर्क हार्ड पार्टी हार्ड वाला फंडा, सेल्स वाले सब वैसे ही होते हैं। तो मेरा ये मानना है वर्क हार्ड पहले कर लो, पार्टी हार्ड चलती रहती है। ओके। हम्म। तो मतलब वो हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना है और अपने रिलेशनशिप्स को हार्ड वर्क बिल्ड को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रखना चाहिए। जैसे जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई वुड लाइक टू शेयर दिस। श्योर। इस एज में आके जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वो मैंने देखा है जनरली लो लेवल पे, या मैं बोलूंगा अपनी लैंग्वेज में मार्केट लेवल पे जाना पसंद नहीं करते। जैसे आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो मार्केट जाऊं जाऊं, 8-10 रिटेल काउंटर्स करूं, विजिट करूं, टू अंडरस्टैंड मार्केट में क्या चल रहा है और क्या डिमांड्स आ रही है और क्या नया आ सकता है। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। पीपल डू नॉट डू दिस बिकॉज बिजनेस में आने के बाद उनको लगता है एक कुर्सी पे बैठ गए और बस यहाँ से बॉसिज्म शुरू कर देना है, विच एक्चुअली डज नॉट हेल्प। आपको उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। आपको अपना कस्टमर को समझना है और अपने उसको आगे राइट। बढ़ाना है, तो आपको मार्केट में रहना राइट। पड़ेगा। राइट। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट में एक बड़ा मैं बोलूंगा आयरनी बोलूंगा इसको, बेसिकली हर सेल्स वाले की जो लाइफ है ना, वो एक एक्सेल के कॉलम में बन के रह गई है। बॉसेस बैठते हैं एक्सेल लेके, और एक्सेल के ऊपर एनालिसिस करते हो वो अपनी सेल्स टीम से बात करते हैं। पता हम्म। नहीं, मैं शायद आई माइट बी अ ओल्ड स्कूल, बट मुझे ये लगता है मेरे बॉसेस ने हमेशा ये सिखाया, जब सेल नहीं होती थी तो कैसे सेल करनी है, साथ में जाके उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया हैंड होल्ड करके, जो हम्म। आज की डेट में कोई भी बॉस नहीं करता है। बहुत रेयर मैंने देखे हैं, सब आज की डेट में अपने केबिन में बैठ के एक्सेल लेके और उसी में लगे रहते हैं। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और कोई ये नहीं समझाना चाहता कि ये ऐसे हो सकता है। जो आज भी मेरी बहुत छोटी सी टीम है, मेरी 8 लोगों की टीम है अभी, लेकिन मैं हर टीम मेंबर के साथ मार्केट जाता हूँ, उनको हम्म। सिखाता हूँ कैसे करना है।
कलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में कलेक्शन इज अ मेन फैक्टर। हम्म। पैसा लाना रिटेल काउंटर से, तो उनको सिखाता हूँ कि पैसे कैसे लेने हैं, क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की लीडर्स को समझना चाहिए कि आप अगर हैंड होल्ड नहीं करोगे किसी को, एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। हम्म। वो मतलब खुद की पर्सनल ग्रोथ प्लस टीम ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अगर करेक्ट। वो नहीं होगा तो फिर और कंपनी आगे बढ़ना मुश्किल होता है। हमारे बिजनेस में तो बहुत ज्यादा है कि 2-3 महीने से ज्यादा कोई मैन पावर रुकती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रैकेट साइज होता है सैलरी का, दैट इज 15,000 to 25,000। मार्केट में इतनी जॉब्स हैं 15-25,000 के ब्रैकेट में, कि आप अगर नहीं रखोगे तो 50 और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कैरी ऑन करेंगे उनको। Correct. So thank you Satyat so much for sharing your experience. हमें बिजनेस मतलब फ्रॉम अ जॉब टू अ बिजनेस, हाउ टू टेक दैट प्लंज और उसके लिए फाउंडेशन क्या चाहिए वो बताने के लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। That was Mr. Satyat Tiwari sharing his corporate journey of last 17, 18 years and the challenges that he faced. You know, we find very few people who are ready to talk about their career and the challenges that they face, because it's actually the challenges that, you know, help us grow, to understand our strengths and our weaknesses. And what I loved, you know, that one thing that you know, actually stuck me was the fact that irrespective of what your challenge is, what your circumstances is, your brand image that you create in front of your colleagues, your bosses, even your juniors, is what will take you ahead in your career always. It is the learning that you have, that nobody should be able to question you and your work. And that is something which is very important, be it business or be it, you know, working somewhere. So I hope you enjoyed this session with him. Please do like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much.